नमस्कार दोस्तों, मैं गर्वित सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी ट्रिपल एससी पर। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं औसत यानी कि एवरेज का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको देखिए। काफी सारी इन्फॉर्मेशन, काफी सारे अच्छे तरीके और काफी सारे मैंने सवाल और नए सवाल भी वहां पर आप लोग के लिए कराए हैं। और आज हम बात करेंगे औसत में, इसका पार्ट नंबर 4 है। और इस पार्ट में हम जानेंगे क्या, सबसे पहले ये समझ लो, आज मैं आप लोग को 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो होगा एजेस यानी कि जो औसत आयु के सवाल होते हैं, और अच्छे सवाल करवाएंगे आज हम आपको, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। और दूसरा, एवरेज में हम किस तरीके से एलिगेशन का यूज करेंगे, वो सारी बातों को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें आज हम करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, अपने औसत नंबर 4 पे, ठीक है। बाकी की चीजें आप लोग को मैंने पहले पढ़ा दी है, तो आप जाके वहां पर पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा नाम है गर्वित सक्सेना और आप लोग को मैं इस कैटेगरी के अंदर मैं पढ़ाता हूं। मेरे प्लस पे यहाँ पर ज्योग्राफी और मैथ के कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप वहां पर भी कर सकते हैं एनरोल, ठीक है। फिलहाल शाम को 5 बजे मेरी रोज फ्री क्लास होती है, ठीक है। शाम को 5 बजे तो रोज फ्री क्लास होती है। आप इस क्लास को कर सकते हैं एक्सेस, बड़ा ही आसान तरीका है। इस क्लास के जुड़ने के लिए क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को करिए डाउनलोड करने के बाद आप सारे बच्चों को क्या करेगा, जैसे आप करेंगे यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन, अपना फोन नंबर वगैरह डाल के, तो आपसे मांगेगा एक इनवाइट कोड। क्या मांगेगा आपसे? एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। तो उस इनवाइट कोड में क्या लगा देना है, आप वहां पर लगा दीजिएगा GS22। क्या लगाएंगे, मैं लिख के दे दे रहा हूं आप लोग को। इनवाइट कोड में क्या लगा देना है, कैपिटल G कैपिटल S 22 बिना किसी स्पेस के। तो आप सारे बच्चों को अनअकैडमी का जितना भी फ्री कंटेंट है, ठीक है, जितना भी फ्री कंटेंट है, तो आपको वो सारा एक्सेस हो जाएगा। जितनी पीडीएफ वगैरह फ्री क्लासेस में रहती हैं, वो आपको सारी वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो इस्तेमाल करिएगा इस कोड को GS22। और आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग को बताते हैं कि अगर आप अनअकैडमी की यूपी की तैयारी करते हैं, जैसे कि अनअकैडमी पर तैयारी करते हैं, या फिर नहीं भी करते हैं ना, तो आप इस पर आके एक बार देखिए, आपको काफी सारा मजा आने वाला है। क्योंकि काफी इंटरेक्टिव वे में हम इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ बच्चों से जुड़ते हैं और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वो कम टाइम में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जाम की जो यूपी के अंदर आता है, यानी कि यूपी से रिलेटेड एग्जाम आपका है, जैसे कि आपको पता है कि दरोगा का एग्जाम हो गया, पेट का एग्जाम हो गया, ठीक है, आपका यूपी पीएससी यानी कि पीसीएस का एग्जाम हो गया, लोअर पीसीएस है, इन सभी एग्जाम के लिए आप अनअकैडमी पर आइए। इसके करिएगा ऐप डाउनलोड को, अपने सेलेक्ट गोल्स में जाकर इस कैटेगरी को करिएगा सेलेक्ट। इनवाइट कोड मैंने बता दिया क्या लगेगा, कैपिटल G कैपिटल S 22। इस कोड के माध्यम से आप सभी एजुकेटर के कंटेंट को कर पाएंगे एक्सेस। तो उसके बाद आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और फिर आप आइए फ्री क्लास में। और अगर आप प्लस पर आना चाहते हैं, तो प्लस पे आने का देखो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसा आप लोग को ऑफलाइन बैच में मिलता है ना कि एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास होती है, वैसा ही पैटर्न एकदम अनअकैडमी प्लस पे चल रहा है। वहां पर एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास होती है, सारा कंटेंट एक सिस्टमैटिकल वे में आप सारे बच्चों को दिया जाता है, सारी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैच बने हुए हैं, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि अभी आप सारे बच्चों के पास एक ऑफर है कि अगर आप 1 साल का प्लान लेते हो, तो आपको अनअकैडमी दे रहा है 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री। जी हाँ, 12 महीने का प्लान लोगे 14 महीने का मिलेगा, जिसमें से 2 महीने आपको फ्री रहेंगे, ठीक है। 24 महीने यानी कि 2 साल का अगर आप प्लान लेते हो, तो आप लोग को मिलेगा 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो आपके पास बढ़िया मौका है। ऑलरेडी अनअकैडमी पर फीस बहुत ज्यादा कम है। डिस्काउंट कोड आप सारे बच्चों को पता है कि डिस्काउंट कोड लगाओगे तो क्या लगाओगे, GS22। जी हाँ, जो इनवाइट कोड है वही डिस्काउंट कोड है, सेम रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस एक ही कोड याद करना है, GS22। और अनअकैडमी पर ये हर जगह वैलिड है, ठीक है, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। आपका पैसा वैसा बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आप कर सकते हैं परफॉर्म, तो संडे को सुबह 11 बजे परफॉर्म करिए टेस्ट के अंदर। अगर आप रैंक 1 लेकर आते हैं, तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलती है बेटा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है प्लस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो रैंक 2, 3 वालों के लिए इतना मिलेगा, 4, 5 वालों के 25% है। आप इसको देख लीजिएगा, टेस्ट का पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप सारे बच्चे इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेस्ट को जरूर अपीयर करिएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप सारे बच्चे यहाँ पर करेंगे जब इसको अपीयर। अगर कभी आपसे इनवाइट कोड मांगेगा तो क्या लगाओगे, GS22। अगर इनवाइट कोड मांगता है इस टेस्ट के अंदर, तो क्या लगाओगे, GS22। तो जो आप टेस्ट दोगे संडे को, उसकी एनालिसिस भी होती है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस अलग अलग दिन पर अलग अलग एजुकेटर आप लोग को करवा के देंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और करवाते हैं आपके सामने सवाल नंबर 1। और बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो पहले सवाल को आप खुद से करिएगा ट्राई। तो मैंने कहा ना कि पहले पढ़ेंगे एज वाले सवाल और फिर सेकंड हाफ में पढ़ेंगे हम लोग कौन से एलिगेशन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ एजेस ऑफ मैन एंड हिज ओनली सन, यानी कि एक व्यक्ति और उसका इकलौता पुत्र, एक व्यक्ति और उसका इकलौता पुत्र, उनकी जो औसत आयु है, उनकी जो एवरेज एज है, वो उनकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु से 25% ज्यादा है। उनकी पत्नी और पुत्र की आयु से 25% ज्यादा है, ठीक है। इस बात को लिखेंगे कैसे, जरा देखना, बड़ा आसान है। आपसे बोला गया एक मैन और उसका इकलौता बेटा। जब इकलौता बेटा है तो पत्नी के साथ भी यही बेटा होगा, जो यहाँ पर मैन के साथ है। अब वो कह रहा है कि 25% ज्यादा है, तो 25% कितना होता है, 1/4।
25% कितना होता है बच्चों? 1/4 होता है। यानी कि अगर 4 यहां पर इन दोनों की एज है तो इसकी एक ज्यादा है, मतलब 5 है। सिंपल सी बात है, रेशो तो बना लेते होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात समझते हैं। अगली बात आप लोगों से बेटा बोली है कि द एज ऑफ हिज सन इज 30 ईयर्स लेस देन द एज ऑफ हिज वाइफ, यानी कि उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से 30 वर्ष कम है। और बोला गया है हुज एज, यानी कि हुज एज 10 ईयर्स लेस देन हिज एज, यानी कि पत्नी की जो उम्र होगी बेटा वो 10 साल कम होगी उसकी उम्र से। मतलब किसकी उम्र से? मैन की उम्र से। तो मैन की उम्र से पत्नी की उम्र 10 साल कम होगी। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। बड़ा आसान तरीका है इसको करने का सॉल्व। देखिए एक बात मुझे बताओ यार, अगर मैं इस अनुपात को देख रहा हूं, अगर मैं इस रेशो को देख रहा हूं, तो सन तो यहां पर भी है और सन यहां पर भी है, यानी कि अनुपात में जो डिफरेंस बनना है उसमें सन की एज का कोई भी योगदान नहीं होगा। उसमें जो पुत्र की आयु होगा उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि सन की एज तो सेम ही रहेगी ना। पुत्र की आयु जो यहां पर होगी वही यहां पर होगी, ये कट जाएगी आपस में। जो डिफरेंस जो बनना है यहां पर आप बोलेंगे ये 5 और ये 4 आ रहा है, जो 1 आ रहा है, जो डिफरेंस बनना है वो किसकी वजह से बनना है? यानी कि जो मैन और उसकी बीवी की जो उम्र का अंतर है वो 1 है। जो मैन और उसकी बीवी की जो उम्र का अंतर है वो 1 है। और सवाल में कह रहा है कि मैन और बीवी की उम्र में अंतर 10 साल का है, तो 1 की वैल्यू 10 साल। सबसे पहले आपने ये निकाल दिया। अगर 1 10 के बराबर है तो 5 50 वर्षों के बराबर है और 4 40 वर्षों के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा ये आया क्या है? 40 वर्ष का मतलब ये हो गया बेटा कि जो उसकी पत्नी है और उसका बेटा है इनकी मिलाकर आयु 40 वर्ष है। मिलाकर कितनी है? 40 वर्ष है। सवाल में ये कह रहा था बेटा कि जो उसकी पत्नी और उसके बेटे की आयु है ना उसमें अंतर कितना है? 30 साल का। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उसकी पत्नी और उसके बेटे की आयु में अंतर कितना है? 30 साल का। तो करेंगे क्या? तो बेटे से अगर देखो बच्चे वाले सवाल तरीके से करोगे तो क्या करोगे? W+S, यानी कि वाइफ और सन की एज मिलाकर 40 है और वाइफ और सन की एज में अंतर कितना है? 30 साल का है। आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको सन की एज कितनी मिल जाएगी? यहाँ से 5 वर्ष मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी बच्चों? 5 वर्ष मिल जाएगी। वरना ऐसे कर देते कि 40 है यहाँ पर, 30 को अलग करना है, 30 का अंतर बनाना, 30 बाहर निकाल दिया तो 1 को 5 दे दिया। और यहां पर क्या हो गया कि 40 में हमारे पास क्या था? हमारे पास 30 निकाल 10 बचा था हमारे पास, तो 10 का हमने 5 बांट लिया। तो यहां पर ये हो गया कितना? 35 और ये हो गया बच्चे 5। तो बीवी की उम्र 35 साल आ गई थी और बेटे की उम्र 5 साल आ गई थी। ठीक है। तो आपसे पूछा फाइंड द एज ऑफ हिज सन, ये पूछा था आपसे, बात खत्म। यानी कि 5 यही सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान तरीके से बताया है, इजी अप्रोच के साथ बताया है। तो आप इन सवालों को करिए अच्छे से, क्योंकि एवरेज एज से सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी। तो आप सारे बच्चों को अच्छे से परफॉर्म करिए, अच्छे से इनको समझिए और इनकी प्रैक्टिस भी करिए। किसी भी किताब से आप प्रैक्टिस करो, सवाल आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और इसको करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जितना अच्छा ये क्वेश्चन है उतना ही अच्छा तरीका लगाएंगे इसको उड़ाने के लिए। ठीक है। तो चलिए भाई, पहले आप ट्राई कर लीजिएगा खुद से इसको। हर सवाल को खुद से ट्राई जरूर करो। अगर खुद से ट्राई नहीं करते हो तो कम से कम 1-2 बार सवाल को पढ़ लिया करो वीडियो को रोक के, जैसे कि जब मैं पढ़ूं तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। देखिएगा क्या बोला गया है। 10 वर्ष पूर्व, 10 ईयर्स पहले, ए फैमिली हैड 8 मेंबर्स, एक परिवार में कितने सदस्य हैं बच्चों? 8 सदस्य हैं। एंड द एवरेज ऑफ देयर एजेस वाज 33 ईयर्स, यानी कि 10 वर्ष पहले जो उनकी परिवार की औसत आयु है वो कितनी है भैया? 33 साल है। कितनी है बच्चों? 33 साल दे रखी है आपको। साथ में आपसे कह रहा है कि 4 वर्ष के बाद, अब ये 4 वर्ष कब है? जो 10 साल पहले की बात करेंगे, जैसे कि मान के चलो कि आज 2021 है, तो 2000 अगर 10 की बात करेंगे, 10 साल पहले की बात करेंगे, तो 2021 से 10 साल पहले जाइए, मतलब कितना हो गया बच्चों? 2011 आ गया। अब 2011 के 4 साल बाद बोला गया है, 2011 से 4 साल के बाद ये बोला गया है कि अ मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 64। और वैसे भी हमको पता थोड़ा ना होगा कि 4 साल के बाद कोई मरेगा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि 10 साल पहले की बात कर रहा है, 10 साल पहले से 4 साल। ठीक है। तो एक बंदा था भैया जिसकी उम्र थी 64 साल और वो निपट दिया। ठीक है। और एक बच्चे का जन्म हो गया, एक बच्चे का जन्म हो गया। अब वो कह रहा है आफ्टर 3 मोर ईयर्स, अगले 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 4 साल बाद तो एक टपक गया और अगले 3 वर्ष के पश्चात और कुछ कहानी हुई है। एनदर मेंबर डाइड, एक और टपका, एट द एज ऑफ 72 ईयर्स एंड अ गर्ल वाज बोर्न, और एक पुत्री का जन्म होता है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दिस फैमिली, तो इस परिवार का जो आपको वर्तमान का औसत है वो निकालना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सवाल है। आप सारे बच्चे से ट्राई करिए एक बार फिर से। ठीक है। मतलब और मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे करना है सवाल। देखो पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी क्या, कि अगर आपसे बोला जाए बेटा, अगर आपसे ये बोला जाए कि जैसे कि मान लो कि हमसे ये बोला गया कि 5 लोग हैं। ठीक है। 5 लोग हैं और इनका जो एवरेज है, जैसे कि एक बंदा ABCD है, 4 मान लो, चलो 4 मान लो, चलो अच्छा 5 ही लिख लेते हैं। ठीक है। इनका एवरेज कितना है? 15 है। ठीक है। अगर सब में 2 जोड़ दें, अगर सब में 2 जोड़ दें तो एवरेज में भी कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा। आप लोग ये ले होते कि एवरेज भी कितना हो जाएगा बच्चों? 2 जोड़ के 17 हो जाएगा। बस इसी बात का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे।
मैं अगर आपसे ये बोल रहा हूँ कि 10 सदस्य हैं परिवार में, कितने भी सदस्य मुझे मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कि एवरेज कितना है। तो एवरेज 33 साल है। एवरेज कितना है बच्चों? 33 साल है। अब वो कह रहा है कि 10 साल पहले एवरेज 33 साल है और 4 साल के बाद एक बंदा टपक रहा है। यार 4 साल के बाद एक बंदा की डेथ हो रही है ना, इसका मतलब मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर इस फैमिली का मैं तुमसे पूछूं कि 4 साल के बाद एवरेज क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर प्रत्येक बंदे की एज में 4 वर्ष की वृद्धि होगी, मतलब औसत भी 4 बढ़ जाएगा, यानी कि औसत 37 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि 4 साल के बाद फैमिली का एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अभी तक तो कोई मरा भी नहीं है और कोई पैदा भी नहीं हुआ है, तो 4 साल तक तो सबको सही चल रहा था, यहां तक कुछ भी यहाँ पर परिवार में होनी या अनहोनी नहीं घटी है। लेकिन होता क्या है कि 4 साल के बाद अगर मैं औसत निकालता हूं तो यानी कि हर बंदे की उम्र में 4-4 साल बढ़ेंगे, 8 मेंबर की उम्र में 4 साल बढ़ेंगे, यानी कि मैंने बोला कि एवरेज में भी 4 बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है? अब एक बंदे का भाई निपट लिया, ठीक है, जिसकी उम्र कितनी थी? 64 साल थी। अच्छा सारे बच्चे एक बात बताओ, अगर एक बंदा यहाँ पर मतलब निपट रहा है यानी कि उसकी डेथ हो रही है, तो 64 साल यहाँ से कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं बच्चों? 64 साल। और ये 64 का प्रभाव किन पे पड़ेगा? 8 पर पड़ेगा। कितने पर पड़ेगा बच्चों? 8 पर पड़ेगा, बिकॉज एक बंदे का भी जन्म हो गया, मतलब मेंबर अभी भी 8 ही है। मेंबर अभी भी 8 ही है, तो 64 जो है वो 8 में बटेगा, यानी कि आप क्या बोलेंगे कि 8 कम हो जाएगी। जो एवरेज एज है बेटा वो कितनी कम हो जाएगी? 8 कम हो जाएगी। यानी कि इस वाली जगह पर हुआ क्या? इस वाली जगह पर जो एवरेज एज है वो अब कितनी आ चुकी है? नई वाली। तो आप बोलेंगे सर 37 माइनस 8 यानी कि 29 वर्ष आ चुकी है। कितनी आ चुकी है बच्चों? ये वाली कहानी समझ में आ गई कि भैया मैंने बोला कि 64 वाला बंदा कम होगा, लेकिन एक लड़के का जन्म हो गया, यानी कि बंदे तो अभी भी 8 है, तो 64 का जो फर्क पड़ा वो पूरे परिवार पर पड़ेगा। यानी कि पूरे परिवार का मतलब कितना हो गया कि 8 मेंबर पर पड़ेगा। जब 8 मेंबर पर फर्क पड़ेगा, इसका मतलब 64 पड़ा 8 पर, यानी कि औसत में 8 की कमी आ गई, तो 37 था 29 रह गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बोल रहा है कि अगले 3 साल के बाद साहब, अब अगले 3 साल के बाद तो मुझे बताओ कि 3 साल के बाद एवरेज क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 32 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा सर? एवरेज जाएगा 32। तो जब एवरेज 32 हो गया, क्योंकि 3 साल बढ़ा सब पे, भाई 3 साल सबकी उम्र बढ़ेगी, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा? भाई 3 साल बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब एक बंदा निपट लिया जो 72 साल का था, एक बंदा निपट लिया जो कि कितने साल का था बच्चों? एट द एज ऑफ 72। तो भैया 72 वाला निपट गया। अब यहाँ पर 72 जब निपटा तो कम होगा ना, और कितने पर फर्क पड़ेगा? फिर से 8 पर, क्योंकि एक निपटा और एक बच्ची पैदा हो गई, एक लड़की का यहाँ पर जन्म भी हो रहा है। ठीक है, 8 ने 72, यानी कि एवरेज 9 कम हो जाएगा। कितना कम हो गया बच्चों? एवरेज 9 कम हो गया, यानी कि अब यहाँ पर एवरेज यानी कि टोटल 7 ईयर्स हो गए हैं, तो एवरेज कितना हो गया बच्चों? 9 कम करोगे तो 21 आ जाएगा। कितना एवरेज आ जाएगा? सॉरी 23 आ जाएगा। 23 एवरेज आ गया। कितना आ गया एवरेज? 23। हमने कब से कहानी स्टार्ट करी थी? 10 साल पहले से। ठीक है, और अब हम कितना आ चुके हैं आगे? 4 साल यहाँ पर, 3 साल यहाँ पर, यानी कि टोटल 7 साल आ गए हैं। लेकिन वो पूछ रहा है कि अब कितना होगा, यानी कि 10 साल टोटल जाना है। टोटल कितना जाना है बच्चों हम लोग को? टोटल जाना है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे 23 साल के बाद हमें 3 साल और जाना है, यानी कि 3 साल सबकी एवरेज बढ़ जाएगी, 3 साल सबकी एज बढ़ेगी, यानी कि एवरेज में भी 3 साल की वृद्धि हो जाएगी। तो 23 और 3 कितना हो गया? 26 साल। कितना हो गया बच्चों? 26 साल। और ये सवाल का उत्तर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? काफी बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं सवाल को। देखो सवाल में आपसे ये बोला गया है कि 10 साल पहले एक परिवार की जो औसत आयु है वो 33 वर्ष है। कितनी है बच्चों? 33 वर्ष आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद, तो मैंने कहा कि 4 साल का पहले एवरेज निकाल लो, तो आपने बोला कि सर 4 साल सबकी उम्र बढ़ेगी, इसका मतलब एवरेज में भी 4 साल की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि एवरेज कितना हो गया बच्चों? 37 ईयर्स हो गया। कितना हो गया बच्चों? 37 ईयर्स। अब यहाँ पर एक बंदा जिसकी उम्र 64 थी वो निपट लिया। जब ये बंदा निपटेगा बेटा, मुझे एक बात बताओ, यानी कि इसकी उम्र का प्रभाव सब पे पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक लड़के का भी जन्म हो गया, तो एक निपटा एक पैदा हुआ, तो लोग तो अभी भी 8 है। लोग अभी भी कितने? 8 है, यानी कि 64 की जो कमी आई है ना वो 8 के 8 पर बटेगी। कितने पर बटेगी बच्चों? 8 के 8 पर बटने वाली है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये जब 8 के 8 पर कमी बढ़ेगी पूरी की पूरी, यानी कि एवरेज पूरा का पूरा 8 कम हो गया। जब एवरेज कम 8 हो गया, यानी कि अब 4 साल के बाद परिवार का औसत कितना है? तो 4 साल के बाद परिवार का औसत कितना हो गया बच्चों? 29 ईयर्स हो गया। औसत आयु कितनी आ गई बच्चों? 29 ईयर्स। अब हुआ क्या? वो कह रहा है अगले 3 साल के बाद। क्या बोला गया है? अगले 3 साल के बाद। तो मैंने कहा 3 साल के बाद पहले एवरेज निकाल लो, तो आपने बोला कि 3 साल के बाद एवरेज का मतलब क्या है कि एवरेज में भी 3 साल की वृद्धि होना, मतलब एवरेज कितना हो गया बच्चों? 32 हो गया। 29 प्लस 3 कितना हो गया? 32। ठीक है, लेकिन अब 72 साल का एक बंदा मरता है और एक बच्चे का जन्म होता है, यानी कि लोग अभी भी 8 बन गए। फिर से एक बंदा पैदा हुआ, एक बंदा मर गया, तो लोग तो अभी भी 8 बने हुए हैं। यानी कि जो 72 साल वाला बंदा मरा है ना, यानी कि भैया माइनस होगा, पूरी फैमिली की एवरेज एज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि टोटल एवरेज कितना कम होगा? 9 कम हो जाएगा। तो 32 माइनस 9 कितना आ गया? 23। ठीक है, ये कब की उम्र है? ये एवरेज एज है फैमिली की 7 साल के बाद, लेकिन हमको निकालनी 10 साल के बाद। तो
तो 10 साल के बाद क्या करेंगे, 3 साल और जोड़ देंगे, यानी कि 26 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 26। और ये सवाल का उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन और करेंगे। अगर आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती, टेंशन मत लेना, मैं मल्टीपल सवाल लेकर आता हूँ, एक ही टाइप के क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जिससे कि आप सारे बच्चे इन बातों को समझ पाए। ठीक है, तो एक सवाल और यहाँ पर आप देख लो, बढ़िया सवाल है काफी ये भी। तो देखो सवाल में अब क्या बोला गया आपसे, सवाल में आपसे ये कह रहा है यहाँ पर, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप एवरेज नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एवरेज यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा, फंस जाओगे। ठीक है, कह रहा है कि 10 years ago, 10 वर्ष पूर्व, द एजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली ऑफ 8 पीपल इज 231 साल। यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया आपको, सम दे दिया। क्या दिया है बच्चों कि 8 सदस्यों की जो सम है, 8 मेंबर है बच्चों, 8 क्या है बच्चों, फैमिली के मेंबर्स हैं, और इन 8 मेंबर्स का जो सम दे रखा है आप लोग को, वो कितना दे रखा है, वो आप लोग को दे रखा है बेटा कि आपको टोटल 231 ईयर्स दे रखा है। कितना दे रखा है, 231 ईयर्स। ये 8 सदस्यों की योग है, आयु का। ठीक है, अब सवाल में ये कह रहा है कि 3 साल के बाद, ठीक है भाई, 3 साल के बाद क्या हो रहा है, 3 वर्ष पश्चात क्या हो रहा है, 1 मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 60, यानी कि 60 साल का एक बच्चा निपट जाता है और एक बच्चे का जन्म भी होता है। 60 साल का एक बुढ़ा निपटेगा और एक बच्चे का जन्म होगा उसी वर्ष में होगा। ठीक है, सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं यहाँ पर कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो कितने साल क्या बोला, 3 साल के बाद, तो 3 साल 8 बंदों के में ऐड होंगे ना। मैंने यहाँ पर एवरेज निकाला ही नहीं, क्योंकि एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो मैं निकालता कैसे, 231/8, यहाँ आता पॉइंट में, और पॉइंट में सॉल्व करने में मजा नहीं आता, टफ बन जाता क्वेश्चन हमारे लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सम पर। तो पिछला क्वेश्चन मैंने एवरेज से कराया और ये वाला क्वेश्चन मैं सम से करा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि 231 साल तो सम दे रखा है पहले 8 बंदों का। अब 3 साल के बाद 8 बंदों की उम्र में 3 साल और बढ़ेगा, यानी कि टोटल 24 बढ़ जाएगा। टोटल कितना इंक्रीमेंट होगा बच्चों, 24 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि 231 प्लस 24 कहां से आया बच्चों, ये 8 × 3 है, यानी कि 8 बंदों की उम्र में 3 साल बढ़े हैं, तो टोटल 24 बढ़ा। लेकिन एक बंदा निपट गया 60 साल का। कितने का निपट गया बच्चों, 60 साल का। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर टोटल इफेक्ट क्या बन रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये बन के आ गया 195, यानी कि 3 साल के बाद परिवार की आयु का योग, 3 साल के बाद परिवार की आयु का योग कितना है बच्चों, 195 वर्ष। कितना है बच्चों, 195 वर्ष। अब वो कह रहे, अगली बात पढ़ते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है कि आफ्टर एनदर 3 years, अगले 3 वर्ष के पश्चात, अगले 3 वर्ष और के पश्चात 1 more मेंबर डाइड। ठीक है, कितनी एज पर, 59 वर्ष की उम्र पर एक और निपट लिया भाई। ठीक है, और एक बच्चे का फिर से जन्म हो जाता है, यानी कि लोग अभी भी 8 ही हैं, लोग अभी भी 8 ही हैं। द करेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ द 8 मेंबर इज, भैया आपको ये बताना है कि आपको बताओ कि अभी प्रेजेंट में फैमिली का प्रेजेंट में वो क्या है, एवरेज क्या है। ठीक है, तो अगले 3 साल की बात मैं करूंगा बेटा, तो वही वाली बात है, 8 ही लोग हैं। ठीक है, अब 8 में 24 फिर जुड़ेगा, यानी कि 195 तो एवरेज आपका था ही था। ठीक है, 3 और जुड़ेगा सब, देखो 195 एवरेज था, 3 साल उम्र बढ़ी, तो एवरेज कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 195 के साथ कितना जुड़ गया यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर ये सॉरी योग है, योग, यानी कि 8 बंदों में 3 साल जुड़े, 24 जुड़ गया, और एक बंदा निपट लिया 59 का। कितने का निपट गया, 59 का, तो 24 और 59 यानी कि 35 कम हो जाएगा। तो 35 जब कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 160 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, ये 160, यानी कि आप क्या बोलेंगे सर, 6 सालों के बाद परिवार की औसत परिवार की आयु का योग, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आफ्टर द 6 years इज 160 years। कितना आ गया, 160 वर्ष आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हमको क्या बताना है, कि हमको बताना है कि 10 साल, ये 10 साल पहले से कहानी चल रही है, 6 साल आगे आ चुके हैं, 4 साल आगे और आना है। तो 4 अगर हम आगे आएंगे तो आप सारे बच्चे बोलेंगे सर ये 164 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा, बिकॉज 4 हमें साल और जाना है आगे। ठीक है, सब में 4 बढ़ेगा तो एवरेज, सॉरी नहीं, यहाँ पर एवरेज नहीं है, यहाँ पर सम है। ठीक है, तो 160 यहाँ पर दे रखा है, तो अब यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, यानी कि 8 बंदों में 4 ऐड होगा, यानी कि 32 और ऐड हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा बच्चों, 32, लेकिन 192 बन गया। कितना बन गया बच्चों, 192। ठीक है, कितने बंदों का है, 8 बंदों का। सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, कितना बच गया यहाँ पर, 3 8 चौक 32, आंसर आ गया 24 साल। कितना आ गया बच्चों, एवरेज 24 आ गया। तो ये सवाल का उत्तर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे किसी भी और तरीके से करेंगे तो पक्का आप इस क्वेश्चन में फंसेंगे, आपको ये क्वेश्चन परेशान करेगा। अगर आपने एवरेज पहले से निकाल लिया, ठीक है, अगर आपने पॉइंट बनाकर सॉल्व करने लग गए तो फिर आपको दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा सवाल आपके लिए मतलब प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा और एग्जाम में छोड़ ही आओगे। अगर एग्जाम में करोगे तो छोड़ ही आओगे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा तरीका है, काफी इजी तरीका है, आप इसको अप्लाई करिए, इसको सीखिए। और सवाल भी है मेरे पास, ठीक है, देखते हैं, बताइए जी। और ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, मतलब मजा आ जाएगा इस सवाल में तो। ठीक है, ट्राई करो एक बार आप इसे। देखिए जी, सवाल में कह रहा है एक राम है, कोई मिस्टर राम है, इनकी फैमिली में 6 बंदे हैं। कितने बंदे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नंबर ऑफ फैमिली कितने मेंबर कितने हैं, 6। ठीक है, अब अगली बात वो कह रहा है आपसे, उसमें कौन कौन है, वो हिमसेल्फ, उसकी वाइफ एंड देयर 4 चिल्ड्रन, यानी कि एक वो खुद राम है, एक उसकी बेबी और उसके 4 बच्चे। कितने बच्चे, 4 बच्चे। ठीक है, एंड इट इज नोन दैट द एवरेज ऑफ द फैमिली इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट सेकंड। देखो वो कह रहा है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद एवरेज 16 हो गया, दूसरे बच्चे के जन्म के बाद एवरेज 15 हो गया,
तीसरे बच्चे के जन्म के बाद एवरेज 16 हो गया, चौथे बच्चे के जन्म के बाद एवरेज 15 हो गया। तो इस तरीके से कहानी चल रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है आप लोग को ये बताना है, फाइंड द एज ऑफ मिस्टर राम्स एल्डेस्ट सन, ठीक है, इफ प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द एंटायर फैमिली 16 ईयर्स, ठीक है। यानी कि अगर परिवार की वर्तमान में औसत आयु 16 वर्ष है तो सबसे बड़े बेटे की उम्र का पता लगाना है। आप इस सवाल खुद से करिए, कई सारे बच्चों के सवाल पढ़ने नहीं पड़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल अच्छा है, करते हैं कैसे करना है। देखो बहुत आसान तरीका है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि परिवार में कौन कौन लोग हैं, तो आपने बोला कि सर एक तो राम है, एक उसकी सर बीवी है और उसके बच्चे हैं। तो सबसे पहले साल तो पहला बच्चा हुआ कि मान लो कि उस बच्चे का नाम ए, पहले क्या कर लो कि उस बच्चे का नाम ए है। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि पहले साल जब बच्चा हुआ था तो एवरेज कितना 16 है, अगर एवरेज 16 तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज एज क्या होती है, आप बोलेंगे सर सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस यानी कि परिवार के सभी सदस्यों का आयु का योग अपॉन नंबर ऑफ मेंबर, परिवार के सदस्यों की संख्या। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं पूछूंगा सम क्या होगा यहाँ पर, सम, तो आप सम बराबर क्या बोलेंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेंबर। सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ मेंबर। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एवरेज कितना आ गया 16 और नंबर मेंबर कितने 3 है, यहाँ पर कितने बच्चों 3 है, यानी कि सम कितना हो गया 48 हो गया, 16 3 48। इतनी बात समझ में आ गई होगी सारे बच्चों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एवरेज मैं लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ पर आपको ये वाली बात भी, ठीक है। यहाँ पर जो एवरेज है वो कितना 16 है, एवरेज कितना है बच्चों 16, तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 48, ठीक है। चलो अगली बात समझते हैं। अब हुआ क्या, अगले साल क्या हो गया कि राम और उसकी बीवी तो है और ये बच्चा भी है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अब एक और बच्चे का जन्म हुआ और एवरेज कितना हो गया 15 हो गया, एवरेज कितना हो गया 15। तो मुझे बताओ सम कितना हो जाएगा, अब मेंबर 4 है, 4 15 यानी कि 15 चौके 60 हो गया, कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। एक बात सारे बच्चे मुझे बताओ कि पहले सम 48 था, अब सम 60 हो गया, तो सम कितना बढ़ रहा है, तो सम बढ़ रहा है 12 वर्ष। कितना बढ़ रहा है बच्चों, 12 वर्ष बढ़ रहा है। अगर 12 वर्ष बढ़ेगा तो 12 सब पे बटेगा ना, इन 4 के 4 पे 12 बटेगा, यानी कि सबकी उम्र में 3 साल का इजाफा होगा, तभी योग 12 बढ़ सकता है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। आप क्या बोलेंगे कि राम की उम्र में भी 12 साल बढ़ेंगे, सॉरी 3 साल बढ़ेंगे, उसकी बीवी की उम्र में भी 3 साल बढ़ेंगे, उसका ये जो लड़का ए है इसकी उम्र में भी 3 साल बढ़ेंगे, और ये जो बी वाला बंदा तो अभी पैदा ही हुआ है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉरी 4 साल बढ़ाएंगे, 4 साल, क्योंकि ये तो पैदा हुआ है अभी। एक मिनट भाई, बी जो है अभी पैदा हुआ है, इसका मतलब जो 12 है इन 3 पर बटेगा, है ना, 12 जो है बेटा वो इन 3 पर बटेगा। अगर 12 इन 3 पर बटेगा सब में 4 बढ़ेगा, लेकिन हमें तो केवल ए से मतलब है। अगर हमें केवल ए से मतलब है तो मुझे ये बताओ कि यानी कि ए की उम्र में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 4 का इंक्रीमेंट हुआ है। इस बात का मतलब क्या हो गया बच्चों, इस बात का मतलब ये निकल कर आता है कि अगर ए की उम्र में 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ए जब पैदा हुआ और अब आज के टाइम पर तो ए 4 साल का है। अब इसकी उम्र, वाइफ की उम्र कितनी है, राम की उम्र कितनी, ना हमको दिया ना हमसे पूछा है, तो हमें मतलब भी नहीं है उस बात से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। अब यहाँ पर देखना भाई, अब हुआ क्या कि अगली बार क्या हो रहा है कि राम है, उसकी बीवी है, उसका बेटा ए है, उसका बेटा बी है और उसका बेटा सी मैंने मान लिया, तीसरा बच्चा पैदा हो गया और एवरेज कितना आ गया 16 आ गया। कितना एवरेज आ गया बच्चों 16, तो 16 एवरेज 5 लोगों पे है, तो सम कितना आ गया 80 आ गया। सम कितना आ गया बच्चों 80 आ गया। बताओ भाई सम कितना बढ़ रहा है, तो सम बढ़ रहा है 20 साल सर, कितना बढ़ रहा है 20 साल, और कितने पे बढ़ेगा 4 पे बढ़ेगा, क्योंकि सी तो अभी पैदा हुआ है, सी तो अभी 0 है भैया, सी तो 0 है अभी, यहाँ पर भी 0 था क्योंकि वो बच्चा पैदा हो रहा है ना अभी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यानी कि इन 4 पर बटेगा आपका 20, तो 4 पर अगर 20 बटेगा तो सबकी उम्र में 5-5 साल की वृद्धि हो जाएगी, सबकी उम्र में 5-5 साल की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बेसिकली क्या बनकर आएगा, जो ये वाला बंदा है बड़ा वाला बच्चा ए वाला, तो इसके में 5 पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा और बी के में 5 पढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा, सी तो अभी पैदा ही हुआ है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। अब यहाँ पर देखो वो कह रहा है कि एक और बच्चा हो रहा है, यानी कि राम है, उसकी बीवी है, उसका एक बेटा ए, दूसरा बच्चा बी, तीसरा बच्चा सी और चौथा बच्चा हमने ले लिया उसका डी, ठीक है। और एवरेज कितना आ गया 15 आ गया, एवरेज कितना आ गया 15 आ गया। तो बताओ बेटी सम कितना आ जाएगा, तो अब लोग कितने हो गए 6 हो गए और 15 छक्का 90, यानी कि सम आ गया बच्चों 90। सम कितना आ गया बच्चों 90, यानी कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। कितने पर बढ़ेगा 5 पर बढ़ेगा, क्योंकि डी तो अभी पैदा हुआ है, डी तो 0 है, ठीक है। बाकी 5 पर बढ़ेगा कितना 10 यानी कि 2 बढ़ेगा तब 5 बढ़ पाएगा। यानी कि भैया जो ए वाला बंदा है ना, ए वाला बंदा, इसकी उम्र 2 साल बढ़ी, यानी कि 11 साल का हो गया ये, ठीक है। ये बंदा 7 साल का हो गया और सी वाला बच्चा 2 साल का हो गया, ये तो अभी पैदा हुआ है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जब परिवार की औसत आयु 16 होगी, तो अगर ऑल्टरनेट चल रहा है, देखो आज अगर 15 है तो 16 कब होगी, अब अगले साल में 16 हो जाएगी, सबके में 1 बढ़ेगा, यानी कि एवरेज में भी 1 बढ़ के 16 हो जाएगा। यानी कि आपको 1 साल के बाद बताना है कि ए कितने साल का होगा, तो ए अभी तो 11 का है और 1 साल के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 12 साल का हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है, ये आपसे पूछा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, और इसको आप कम से कम मतलब 2-3 बार देखेंगे तो शायद तब समझ में आ जाएगा काफी सारे बच्चों को, और कुछ बच्चे समझ भी गए एक बार में, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे इन सवाल को खूब अच्छे से करिएगा, ठीक है। और इसको आप कम से कम वीडियो को अगर समझ में ना आए ना तो करके देखते रहना इसको, ठीक है। बात समझ में आ गई जी। और आपको कोई भी अगर डाउट रहता है
ठीक है, कुछ भी आपको पूछना पड़ता रहता है, तो आप सारे बच्चे काम क्या करेंगे कि आप अपने कमेंट, जो आपको कमेंट सेक्शन मिलता है, आप वीडियो को देखिएगा, उसके बारे में कुछ बताना है, इसके बारे में कुछ बात करनी है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कैसा आपको वीडियो लग रहा है, कैसा आपको ये प्रयास लग रहा है कि आपको एवरेज पूरा का पूरा फ्री क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वही टाइप वाइज। ठीक है, जैसे एग्जाम में सवाल आते हैं, अगर कठिन पेपर हुआ, अगर सीजीएल मेंस तक में सवाल आएगा तो सवाल ऐसा आएगा। ठीक है, पहले की 3 क्लास हल्की फुल्की थी, एवरेज थी, मॉडरेट थी, पर अब सवाल का लेवल मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो हर टाइप के सवाल मैं दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने और अच्छे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूं कि सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। तो करिएगा भाई सवाल नंबर 5 क्लास का। पहले आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि लगभग पिछले सवाल की तरह है ये, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ कपल इज 20 ईयर्स। ठीक है, एक जो जोड़ा है ना, जोड़ा, उसकी जो एवरेज एज है, यानी कि उसकी जो औसत आयु है वो कितनी है बच्चों? 20 वर्ष है। The average age of a family just after the birth of first child was 18 years। यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है और परिवार की औसत आयु 18 साल हो गई। The average age of the family just after the second child was 15 years। जब दूसरे बंदे का जन्म होता है, दूसरे बच्चे का जन्म होता है, तब परिवार की औसत आयु 15 वर्ष हो गई। The average of the family after the third and fourth child who are twins। यानी कि भैया अब क्या हो रहा है कि एक वो पैदा हुआ है जोड़ा, यानी कि युग्म, यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। कब हो रहे हैं पैदा ये हमको नहीं पता, लेकिन ये बोला कि जब तीसरा और चौथा बच्चा जो कि एक साथ पैदा होंगे तो परिवार का जो औसत है वो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 12। सवाल में कह रहा है इफ प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली इज 6 पर्सन इज 16। अगर परिवार की वर्तमान 6 बंदों की जो औसत आयु है वो 16 साल है, तो आपको बताना है कि सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या होगी, ये निकाल रहे हैं हम। तो बड़ा आसान है, निकालते हैं। देखो पहले कौन है भैया? एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और एक बच्चे को मैंने ए मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? ए मान लिया। एवरेज कितना दे रखा है आप लोग को? एवरेज दे रखा है बच्चों 18 वर्ष। कितना दे रखा है बच्चों? 18 वर्ष। ये 20 से मतलब ही नहीं है हमें कुछ खास। ठीक है, इस 20 का कोई यूज ही नहीं है, केवल आपको फर्जी पने में दे रखा है। ठीक है, अब एक बार मुझे बताओ कि 18 वर्ष अगर यहाँ पर एवरेज है तो सम कितना बनेगा? क्योंकि तो एवरेज है, तो 18 3 54 पे बटेगा। कितने पे हो जाएगा? 54 पे। अब एक और बच्चा पैदा हो रहा है, हमने कर दिया पैदा, ये हो गया एम, मतलब हम पैदा नहीं कर रहे, पैदा तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हो गया एच, यानी कि हस्बैंड, एक हो गया वाइफ, और एक हो गया ए, और एक हो गया बी। ठीक है, अब एवरेज हो गया कितना? 15। कितना एवरेज हो गया बच्चों? 15 आ गया। तो 15 4 पर बढ़ेगा, यानी कि 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? सम आ जाएगा 60। तो यानी कि हम बोलेंगे सम कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर सम बढ़ रहा है 6, और 6 बटेगा 3 पर। 6 बटेगा अगर 3 पर, यानी कि ए की उम्र कितनी है बच्चों? 2 साल है। ए की उम्र कितनी है बच्चों? यहाँ पर आ जाएगी 2 साल। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, क्योंकि 2 सब पे बढ़ रहा होगा। 6 बढ़ रहा है तो मतलब 3 पर 2 बढ़ेगा, यानी कि हस्बैंड की उम्र में भी 2 साल का इंक्रीमेंट होगा, वाइफ में भी 2 साल का इंक्रीमेंट होगा, और ए की एज में भी 2 साल का इंक्रीमेंट होगा। हस्बैंड और वाइफ की एज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमसे ए की उम्र पूछिए, हम वही निकाल रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगली बात समझते हैं। अब देखो अब क्या हो रहा है कि हस्बैंड है, वाइफ है, और ए और बी तो है, और जुड़वा बच्चे और पैदा हो गए आपके सामने। ठीक है ना, जुड़वा बच्चे जब पैदा हो गए बेटा तो सी और डी आ गया, मान के चलो। ठीक है, क्या आ गए? यहाँ पर सी और डी आ गए। अगर सी और डी यहाँ पर बेटा आ जाते हैं तो यानी कि एवरेज कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों? 12। अब लोग कितने हो गए हैं? लोग हो गए 6, यानी कि सम कितना बन जाएगा? बन जाएगा 12 छंग 72। कितना बन जाएगा बच्चों? 12 छंग 72 बन गया। तो बताओ भाई सम कितना बढ़ रहा है? सम बढ़ रहा है 12। कितना बढ़ रहा है बच्चों? 12। तो 12 कितनों पर बढ़ेगा? तो 12 बढ़ेगा बेटा इन 4 पर, क्योंकि 2 तो ये पैदा हुए, दोनों के दोनों जीरो हैं अभी, दोनों के दोनों जीरो हैं। तो यानी कितना बढ़ जाएगा बच्चों? 12। यानी कि आप बोलेंगे सर 12 बढ़ेगा कितने पर? 4 पर बढ़ेगा, यानी कि हर किसी पर 3 बढ़ेगा। हर किसी पर ये कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। अगर बच्चों ये हर किसी पर 3 बढ़ेगा तो मुझे ये बताओ कि ए की उम्र 3 साल बढ़ेगी, 5 हो जाएगी, बी 3 साल का हो जाएगा, और ये तो 0 पर है। पूछा क्या है कि अगर जब परिवार की औसत आयु 16 वर्ष होगी तो 16 कब होगी? अगर अभी 12 है तो 4 साल के बाद 16 हो जाएगी। 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी बच्चों? 16 हो जाएगी। तो 4 साल के इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि इसकी उम्र भी कितनी बढ़ जाएगी बेटा? 4 बढ़ जाएगी। अभी 5 का है तो 4 के बाद 9 का हो जाएगा। और यही सवाल का उत्तर है। कितना बेहतरीन सवाल है और कितने आसान तरीके से हमने इसको उड़ाया, कितने आसान तरीके से। ठीक है, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल मेथड। और अगर आप वो निकालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे कि इक्वेशन हमने बनाया कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस दिस प्लस ये, तो ये सब करोगे तो भाई साहब फंस जाओगे, बड़ी दिक्कत आपको हो जाएगी, और ये सवाल आपको घुमा देगा, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है जी? तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो अगले सवाल से पहले अब देखो आगे मैं कराऊंगा एलिगेशन। तो एलिगेशन के सवाल में आपको पढ़ाने से पहले आप सारे बच्चों को ये बता दूं कि आप अगर प्लस पर आते हैं तो आप अपने घर से बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जितनी चाहो उतनी क्लास लो। जैसे कि अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो वहां पर तुमने अगर यूपीएसआई की तुमने फीस पे करी है तो तुम केवल यूपीएसआई का बैच कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यूपीएसआई के साथ साथ आप जितने मर्जी चाहे बैच करिए जो कि यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में बनते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोग को यहाँ पर पढ़ाने वाले, पूरा सिलेबस कवर होता है। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि एजुकेटर्स आप लोग को एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं,
स्ट्रेटेजी बताते हैं, कैसे पढ़ना है वो समझाते हैं, सारी बातें आपको पढ़ाते हैं। ठीक है जी। डाउट सेशन होते हैं आपके यहाँ पर। क्या होते हैं डाउट सेशन? हर 3 क्लास के बाद प्लस पर होती है एक डाउट क्लास, जिसमें अगर किसी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो वो इस क्लास के माध्यम से अपने सारे डाउट को रिजॉल्व कर लेता है। ठीक है। लाइव टेस्ट होगा आपका, यानी कि आप यहाँ पर अपनी रैंक वगैरह देख पाओगे। ठीक है, कि आपने जो टेस्ट दिया उसमें आपकी रैंक क्या है। लाइव टेस्ट का मतलब होता है रैंक वगैरह देख पाना, जज कर पाना, कितने बच्चों से आगे हो, कितने बच्चों से पीछे हो, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन मिलता है आप लोग को। स्टडी मटेरियल जैसे कि ज्योग्राफी में आपको पढ़ाता हूं जब, तो आपको पूरी की पूरी पीडीएफ देता हूं मैं, बड़ी बड़ी प्रिंटेड, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में देता हूं मैं। ठीक है। और मैथ की पीडीएफ भी आपको मिलती है, आंसर राइटिंग होते हैं और आपको गाइडेंस हम प्रॉपर तरीके से देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है कैसी बनती है, कि हर सैटरडे संडे को सुबह 10 बजे जून और जुलाई के महीने में आरओ का जो एग्जाम होने वाला है 5 दिसंबर को, तो उसके लिए अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। कुछ आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जैसे कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, और कुछ आपके फुल लेंथ टेस्ट है जो कि आपके पूरा जैसे एग्जाम आते हैं ना वैसे एग्जाम होते हैं। पीसीएस मेंस की आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाती है अनअकैडमी प्लस वाले बच्चों को। ठीक है ना। तो लक्ष्य नाम का जो बैच होता है उसी के अंदर आपको पीसीएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी दे देते हैं, जिससे कि आप सारे बच्चे इन चीजों के लिए अलग से परेशान ना हो। वरना आप सारे बच्चे हर चीज के लिए अलग से फी पे करते हो, टेस्ट सीरीज के लिए अलग से, प्री के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने एक बार फी पे कर दी तो आपको ये सब कुछ इसी में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। नए नए बैचेस बनकर आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शनल जो होता है मेंस का, ठीक है, तो ऑप्शनल का अलग से बैच बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते सारे एजुकेटर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोग को पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो लोअर पीसीएस का बैच है ये 25 तारीख से बना नया बैच है। ठीक है। नया बैच है ज्योग्राफी, आप लोग को इसके अंदर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस वाले बैच को भी कर सकते हैं एनरोल। ठीक है। मतलब प्लस पर आगे तो तुम ये लोअर पीसीएस हो गया, या फिर अगर आप तैयारी करते हो यहाँ पर पीसीएस 2022 की, ठीक है, इसको भी कर पाओ, सबको एनरोल कर पाओगे। मतलब एक बार तुमने फी पे कर दी तो बस तुम निपट गए, और सारा काम तुम्हारा अगले 2 साल तक या फिर 1 साल तक जितने का तुमने प्लान लिया होगा वो चलता रहेगा। तो 30 तारीख से यानी कि नया बैच ये बन रहा है, तो आप कर सकते हैं बेटा इसको भी ज्वाइन, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला सवाल करते हैं। तो चलिए बच्चों करिए अगला सवाल जल्दी से। देखो भाई सवाल में आपसे क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11 पर्सन एमंग 12। देखो अब मैं यहाँ पर आप लोग को मैं करा दूं, इस सवाल को कराने से पहले थोड़ा सा बता दूंगा आपको एलिगेशन के बारे में। देखो एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी एक प्रक्रिया है जिसको आपको लगाना होता है और समझाते हैं आपको कि कैसे ये अप्लाई होता है। देखो एलिगेशन सबसे पहली बात तो किसी भी 2 चीजों के मिक्सचर पे लगता है। एलिगेशन जो होता है बेटा वो किसी भी 2 चीजों के किस पर लगता है बच्चों, मिक्सचर पे लग रहा होता है। अब ये मिक्सचर कैसे बनता है क्या बनता है बात को समझना। देखो जैसे कि मान के चलो कि तुम्हारे पास एक तरीके के चावल है जिनकी कीमत है 70 रुपए प्रति किलो, 70 रुपीज पर किलोग्राम के चावल है, और तुमने एक और तरीके के चावल ले लिए 50 रुपए वाले, और इन दोनों को तुमने मिला दिया। जब इन दोनों को मिला दिया तो जो मिक्सचर बनेगा ना, मिक्सचर आप सारे बच्चे खुद समझ जाओगे कि मिक्सचर की वैल्यू 70 से कम होगी, 50 से ज्यादा होगी। मैंने मान लिया 55, ये होगा ही होगा, क्योंकि भैया आप ज्यादा वाली में कम मिला रहे हो, कम वाली में ज्यादा मिला रहे हो, तो कुछ रेशियो बनकर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 15 हो गया, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, तो रेशियो कितना आ गया 1:3 का आ गया। अब ये अनुपात किसका होता है, देखो जिसके रिस्पेक्ट में ये क्वांटिटी बात करती है, जिसके रिस्पेक्ट में ये वाली क्वांटिटी बात करती है, मिक्सचर उसी का बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्राइस की बात करी तो प्राइस का ही मिक्सचर बनेगा, और प्राइस निकलता कैसे, प्राइस निकलता है पर किलोग्राम, यानी कि मात्रा के रूप में प्राइस को डिफाइन करते हो तो रेशियो बनता है बेटा मात्रा का। जैसे कि अगर मैं स्पीड पर लगाता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। मतलब रेशियो जो एलिगेशन लगेगा तो 2 अलग अलग स्पीड को मिलाओगे तो स्पीड तो बन जाएगी, लेकिन रेशियो किसका बनेगा, टाइम का बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। रेशियो किसका बनेगा बच्चों, टाइम का बनेगा। ठीक है। और करना क्या होता है, करना कुछ नहीं है आपको, बड़ा आसान सी बात है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करना आप लोग को, और सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है आप लोग को कि जो आपके यहाँ पर एक वैल्यू ज्यादा होती है उसे बोलते हैं डियरर वैल्यू। क्या बोलते हैं, डियरर वैल्यू, मतलब ज्यादा वाला मान। ठीक है। और एक कम वाली होती है उसको बोलते हैं चीपर वैल्यू, यानी कि सस्ती वाली वैल्यू। आपने दोनों वैल्यू को लिख लिया, आप चाहे इसको इधर लिख लो इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों, मीन बनता है, मीन वैल्यू। ठीक है। करते क्या है, डियरर वाली वैल्यू ज्यादा होती है तो ज्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली कर देते हैं माइनस, और एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम वाली वैल्यू में से ज्यादा वाली को माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई। बस ये अनुपात बनाने और ये एलिगेशन है, इसका करेंगे सवाल, तो देखते हैं कैसे करना है। वैसे एलिगेशन को मैंने अनअकैडमी प्लस में पूरा पढ़ा रखा है, तो आप जाकर वहां पर देख भी सकते हैं। ठीक है। पूरा एलिगेशन मैंने वहां पर पढ़ा रखा है आप लोग को। सवाल करते हैं बेटा। सवाल में आप लोगों से क्या बोला गया है, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11 पर्सन, यानी कि एक परिवार है बेटा, उसमें 12 लोग हैं। ठीक है। 12 लोगों में से 11 लोग की जो आपका यहाँ पर एवरेज वेट है, औसत वजन है, वो कितना है, 95 किलोग्राम है। कितना है बच्चे, 95 किलोग्राम। द वेट ऑफ 12th पर्सन इज 33 किलोग्राम। ठीक है। यानी कि जो 12वें बंदे का वजन है वो कितना आ रहा है बच्चों, 33 किलोग्राम ज्यादा आ रहा है एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन के। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्या बोला गया, आपको ये निकालना है कि 12वें वजन का वजन वो कितना होगा।
कि 12वें बंदे का ठीक है जी, तो 12वें बंदे का औसत क्या होगा ये निकालना है, नहीं वजन निकालना है क्या होगा। ठीक है जी, चलो समझते हैं कैसे निकालेंगे। देखो क्या करना है हमें, देखो एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्होंने क्या करा है कि 11 बंदों को अलग कर दिया है, 11 बंदों को अलग कर दिया है और एक बंदे को अलग रखा हुआ है 12 में से टोटल। ठीक है, अब 11 बंदों आपसे क्या बोला, 11 का वजन कितना है, औसत 95 है। कितना है बच्चों, 95 है। अब वो कह रहा है कि जितना भी आप यहाँ पर औसत देखते हो, यानी कि टोटल जो एवरेज बनेगा बेटा 12 के 12 का जो एवरेज होगा उससे 12वें बंदे का वजन 33 ज्यादा है। 12वें बंदे का वजन 33 ज्यादा है। ठीक है, 12 के 12 बंदों का मैं वजन यहाँ पर x मान ले रहा हूँ, जो औसत है वो x मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो 12 के 12 नहीं मिक्सचर बनेगा जो बीच में आएगा। ठीक है, और इससे 33 ज्यादा है किसका, 12वें बंदे का वजन। यहाँ पर आ गया, कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, तो कैसे करेंगे जरा समझना। यहां पर आपसे क्या बोला गया है, मैंने आपको क्या सिखाया है, बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस करना है। अब देखो हम यहां पर 95 और x में से डिसाइड नहीं कर सकते बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है, लेकिन x प्लस 33 बड़ा होगा x से ही हमको पता है भैया 33 ज्यादा है। तो यानी कि अगर मैं x प्लस 33 में से x माइनस करूंगा कितना आएगा, 33 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 33। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर x इससे छोटा हो गया तो इससे बड़ा होगा, यानी कि अब हम क्या करेंगे, x माइनस 95, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है, क्रॉस में रखना है बस। सवाल में कह रहा है कि ये रेशियो कितना आएगा, भाई यहाँ पर 11 लोग थे, यहाँ पर 1 लोग था। और मैंने क्या बताया कि एवरेज अगर वेट की बात करें, अगर मैं यहाँ पर एवरेज वेट की बात करूंगा आप लोगों से, तो क्या बनता है, ये बनेगा सम ऑफ वेट ऑफ ऑल मेंबर अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पर एवरेज वेट पर अगर मैंने एलिगेशन लगाया, एवरेज वेट पर मैंने एलिगेशन लगाया, तो यहाँ पर मिक्सचर तो बनेगा एवरेज वेट का, लेकिन रेशियो किसका बनेगा, रेशियो बनेगा नंबर ऑफ पर्सन का। यहाँ पर 11 बंदे, यहाँ पर 1 बंदा है, तो 11 की वैल्यू 33 आ रही है, तो 1 की वैल्यू 3 आ रही है। 11 की वैल्यू 33, तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है। यानी कि 1 की वैल्यू 3 का मतलब क्या है कि x माइनस 95, क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर, x माइनस 95 जो आया ये 3 के बराबर है। कितनी आ रही है, 3 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ बेटा कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98। कितना आ जाएगा, x यहाँ पर 98 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि x 98 है। और ये कह रहा है कि जो 12वें बंदे का वजन है, यानी कि इस वाले बंदे का जो वजन है ये एवरेज से, यानी कि 98 से 33 ज्यादा है, तो 98 से 33 ज्यादा हो गया, तो आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पर 131, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में ही होगी। इस सवाल को आप अगर और तरीके से करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कठिन बन जाएगी, फंस सकते हो यहाँ पर, लेकिन एलिगेशन से सवाल काफी आसान बन जाएगा। तो एलिगेशन एक वो तरीके का नाम है, एलिगेशन वैसे टॉपिक है आपका, लेकिन एलिगेशन तरीके का नाम है। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस में भी लग जाता है, ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी लग जाता है, कहीं भी लग जाता है, मतलब जहां पर मिक्सचर बनना होगा वहां एलिगेशन लग जाता है। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है सर हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि एलिगेशन कैसे लगेगा। तो भैया जहां पर भी मिलाकर बात करें कि 11 बंदों का अलग निकाला है, पूरे 12 का अलग निकाला है और 12वें का अलग पूछा है, तो एलिगेशन लगेगा। और वैसे एलिगेशन को पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को प्लस में पढ़ा रखा है कि प्लस की क्लास में आपको मैंने बताया था कि एलिगेशन को पहचानते किस तरीके से, सारी बातें आप लोग को मैंने पढ़ा रखी है वहां पर। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा इसको सॉल्व। देखिए जी, सवाल में आपसे क्या बोला गया, सवाल में आपसे कह रहा है दी एवरेज एज ऑफ अ क्लास, ठीक है, और स्कोर ऑफ ए क्लास, कोई क्लास है बेटा, ए नाम है जिसका क्लास का, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन इज ए, मतलब लड़के और लड़कियों का मिलाकर जो औसत स्कोर आ रहा है वो ए आ रहा है। द रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स कितना आ रहा है, 3 1 आ रहा है। भाई एक बात मुझे बताओ, अगर तुम एवरेज मार्क्स पर लगाओगे एलिगेशन, जो रेशियो बनकर आएगा वो किसका बनकर आएगा, लड़के और लड़कियों की संख्या का तो बनकर आएगा, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स होते हैं वो डिफाइन कैसे होते हैं। आप सारे बच्चे क्या बोलेंगे कि एवरेज मार्क्स बराबर क्या होता है, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर मैं यहां पर देख रहा हूं कि एवरेज मार्क्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज A+1, तो बॉयज का A+1 आ रहा है, ये आ गया बॉयज और ये आ गए बच्चों गर्ल्स। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि गर्ल्स का निकालना है, आपको क्या करना है बेटा, गर्ल्स का निकालना है, तो गर्ल्स का निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो गर्ल्स का निकाल देंगे, हमको नहीं पता, लेकिन हमसे ये कह रहा है कि अगर गर्ल्स और बॉय का मिला ले तो ए बन जाता है, कितना बन जाता है, ए बन जाता है। और ये कह रहा है कि बॉयज है 3 तो लड़कियां हैं 1, ये आपसे बोला हुआ है। ठीक है, ये वहां यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपको ये निकालनी क्या होगी। ठीक है, ये देख लेते हैं। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे ये बताना, क्या देखो यहाँ पर सवाल ओरली करना है यार, A+1 में से A माइनस हुआ होगा ना, A+1 में से A माइनस हुआ होगा तभी तो यहाँ पर 1 आया होगा, तभी तो यहाँ पर बनाया होगा। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर A+1 बड़ा है A से, तो अब की A जो होगा वो बड़ा होगा इस वाली वैल्यू से, यानी कि A क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो A में से क्या माइनस करें कि यहाँ पर 3 मिल जाए, A में से मैं यहाँ पर क्या माइनस करूं कि मुझे सामने क्या मिल जाए बच्चों, 3 मिल जाए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, x बराबर कितना आ गया सर, A-3 आ गया, और ये सवाल का उत्तर है, बस बात खत्म। यानी कि यहाँ पर देखो A-3 भरूंगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का। कितना प्यारा सवाल है और कितने आसानी से हमने इसको कर दिया। मैंने कहा ना मौखिक करना है सवाल को, ये तो अभी आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, वरना आप इन सारी चीजों को खुद से कर सकते हैं मौखिक।
थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आप लोग को, खुद से कर पाओगे सारे सवाल। ठीक है जी, आगे समझ में? कुछ नहीं करना था, मैंने बस ये बोला आप लोगों से कि आपको ये देखना है बेटा कि अगर मैं यहाँ पर a+1 में से देख रहा हूं कि a+1 में से a माइनस हो रहा है, मतलब a+1 बड़ा है a से। अगर इस बार a छोटा हुआ, अगर ऐसी कैलकुलेशन में a छोटा हुआ तो ऐसे में a बड़ा होगा, क्योंकि a जो होगा वो 1 से बड़ा 1 से छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखो, सवाल हो जाएगा। यानी कि a बड़ा होगा, ठीक है, तो a में से मैं क्या माइनस करूं, a में से मैं क्या माइनस करूं कि मुझे 3 मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया आपके सामने, ये देखो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। कुछ यहाँ पर दिमाग पे टेंशन नहीं आएगी, लोड नहीं आएगा, तरीका बस ये होना चाहिए, वरना सवाल बहुत बेकार है आपके लिए, परेशान कर देगा आपको एग्जाम में। ठीक है जी, चलो अब यहाँ पर सवाल आ रहा है बॉलिंग एवरेज का। ठीक है, तो बॉलिंग एवरेज की मैं बात कर लेता हूँ और बैटिंग एवरेज क्या होता है ये सारे बच्चों को समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है। देखो जब मैं आपसे बोलूंगा बैटिंग एवरेज, बैटिंग एवरेज तो ये होता है बच्चों रन्स पर इनिंग, यानी कि कोई बल्लेबाज कितनी इनिंग में कितने रन बना रहा है ये दिखाता है बैटिंग एवरेज। अगर मैं आपसे बोलूंगा बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा, बॉलिंग एवरेज की मैंने सवाल प्लस पे करवाए थे, लेकिन वहां पर मैंने एलिगेशन नहीं बताया था, तो आज मैं आप लोगों को एलिगेशन बता रहा हूं। तो कोई प्लस का बच्चा होगा तो पूरा देखना, कि ये मत सोचना कि वो तो कराया था, तो वो तरीका अलग था और ये अलग है। ठीक है, तो ये बनता है बच्चों रन्स पर विकेट। यहाँ का क्या बनता है बच्चों? रन्स पर विकेट, यानी कि कोई गेंदबाज कितने रन देकर कितने विकेट ले रहा है ये बताता है उसका बॉलिंग एवरेज। बात समझ में आ गई? तो बैटिंग एवरेज की अगर मैं आपसे बात करूंगा बेटा, तो बैटिंग एवरेज किससे निकलता है? रन्स पर इनिंग, और ये निकलता है बॉलिंग एवरेज रन्स पर विकेट से आपका। तो करते हैं सॉल्व इसको। देखिए जी क्या करना है, अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, समझाऊं कि यार एक बात मुझे बताओ, कोई बल्लेबाज जितनी कम इनिंग में जितने ज्यादा रन बनाए, जितनी कम इनिंग में जितने ज्यादा रन बनाएगा वो उतना अच्छा बैट्समैन होगा। नीचे वाली वैल्यू कम होगी, ऊपर वाली ज्यादा होगी, मतलब क्या होगा कि नंबर बड़ा आएगा। जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा, यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए और नीचे वाला नंबर छोटा हो जाए, तो आंसर बड़े आएंगे। यानी कि बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा बॉलर होगा, बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा बैट्समैन होगा। ठीक है, यहां पर क्या सीन है भाई? यहां पर सीन है कि भाई रन्स पर इनिंग, यानी कि कोई गेंदबाज कम से कम रन देकर अधिक से अधिक विकेट ले, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को बड़ा करना है। यहां पर नीचे वाली वैल्यू को छोटा करना था और यहां पर नीचे वाली वैल्यू को बड़ा करना है, यानी कि रिजल्ट छोटे आएंगे। यानी कि जिस बॉलर का बैटिंग एवरेज जितना, जिस बॉलर का बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा वो उतना अच्छा बॉलर होगा। यानी कि अगर किसी बॉलर का बैटिंग एवरेज 5.8 है और किसी का एवरेज यहां पर 4.2 है, तो 4.2 वाला गेंदबाज अच्छा है, क्योंकि ये अधिक विकेट ले रहा है कम रन देकर, तभी नंबर छोटा आया है। बात समझ में आ रही है? तो बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इनको सीखिएगा, समझिएगा। तो सारे बच्चे सोचेंगे सर क्रिकेट तो बहुत टाइम से देखते थे, पर ये वाली बात पहली बार सीखी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। देखो सवाल में क्या बोला गया है आप लोगों से, सवाल में कह रहा है द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 12.4। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया कि एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 है। यही सेम सवाल मैंने प्लस पे करवा रखा है आप लोग को, तो आप सारे बच्चे उस तरीके से भी कर सकते हो, ये सीख लो, ये बहुत बढ़िया तरीका, आसान तरीका है। ही टुक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन, उसने 5 विकेट देकर 26 रन दिए। भाई 5 विकेट ले गया, 26 रन दे गया इन हिज लास्ट मैच, अंतिम मैच में। तो उसका जो औसत है वो 0.4 से इंप्रूव कर गया। 0.4 से इंप्रूव करने का मतलब क्या कि अगर पहले 12.4 था, अब अच्छा हो रहा है, यानी कि बॉलर के केस में कम होगा। बैट्समैन अगर होता तो 12.8 होता, लेकिन अगर बॉलर है तो 12.4 से 4 इंप्रूव हो जाएगा, तो 12 बचेगा। ये बात समझानी थी मुझे। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ विकेट बिफोर इज लास्ट मैच, तो अंतिम मैच से पहले आपको ये बताना है कि उसके टोटल विकेट्स कितने होंगे। चलो भाई करते हैं, कैसे करेंगे? देखो भाई, आपसे क्या बोला गया कि बॉलर का जो एवरेज है बेटा आखिरी मैच से पहले वो कितना है? 12.4 है। कितना है? 12.4 है। अंतिम मैच में क्या करा उसने कि 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो एवरेज कितना आ गया यहाँ पर? एवरेज आ गया यहाँ पर बच्चे इसका 5.25, 5 दूनी 10, यानी कि 5.2 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 5.2 आ गया यहाँ पर इसका बॉलर का एवरेज आखिरी वाले मैच के लिए केवल। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मिलाकर क्या हो रहा है कि एवरेज में सुधार आ रहा है 0.4 का, यानी कि एवरेज 12 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बच्चों? 12 हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर सोचेंगे 6.8 आ गया, और ये कितना आ गया? 0.4 आ गया। काटा पीटी मचाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, 17 चौके 68, यानी कि 17:1 अनुपात आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्या आएगा? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं बॉलिंग एवरेज की बात करूंगा तो बॉलिंग एवरेज को मैं नंबर ऑफ विकेट के रिस्पेक्ट में करता हूं डिफाइन, यानी कि यहां पर हम बात करते हैं बॉलिंग एवरेज की विकेट के रिस्पेक्ट में, यानी कि रेशियो किसका आएगा बच्चों? विकेट का आएगा। रेशियो किसका आएगा बच्चों? विकेट का। तो यहां पर हमने कितने, अब ये देखो ये वैल्यू उसको दिखाती है और ये वाली वैल्यू उसको दिखा रही होती है, तो यानी कि यहां पर इसने 5 विकेट लिए थे, तो एक यूनिट 5 विकेट के बराबर आ रहा है, तो एक की वैल्यू 5 आ रही है, तो 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 85। क्या बात समझ में आ गई? यानी कि उसने अंतिम मैच से पहले 85 विकेट ले लिए थे। अगर पूछता कि टोटल कितने विकेट लिए तो 90 बच जाता, 5 विकेट भी जुड़ जाते हैं हमारे लिए। बात समझ में आ गई? तो बढ़िया सवाल है, तो आप इसको एवरेज से एलिगेशन से काफी इजीली कर पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। अगला सवाल सारे बच्चे पहले खुद से ट्राई करना और उसके बाद सोल्यूशन को देखना, क्योंकि सेम सवाल दिया मैंने, सेम सवाल।
सवाल में कह रहा है, आप लोगों ने करा होगा, जो भी आंसर आएगा बताइएगा सारे बच्चे क्या आंसर आएगा इसका। देखो मैं बस सवाल सीरियसली कर रहा हूँ। अब बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85, एक बॉलर है बेटा, उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो कितना है, 24.85 है, 24.85। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसने 5 विकेट लिए हैं 52 रन देकर। बेटा अगर 52 रन देकर 5 विकेट ले रहा है तो उसका एवरेज कितना आ गया, 10.4 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 10.4। तो आखिरी वाले मैच में इसका एवरेज है 10.4। ठीक है, जिसकी वजह से देयर बाय डिक्रीज इज एवरेज। सिंपल सी बात है, डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, यहां पर देखो डिक्रीज का मतलब क्या हो गया कि एवरेज कम हो रहा है। ठीक है, कम का मतलब इंप्रूव हो रहा है या फिर उसका एवरेज मतलब खराब हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज का मतलब यहां पर सिंपल सा ये कि वो घट रहा है। एवरेज घटने का मतलब क्या है कि 24.85 से 24 रह जाएगा। ठीक है, मतलब उसका इंप्रूव ही हो रहा है एक तरीके से ये। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो 10.4 कितना बन जाएगा, ये 13.6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 13.6 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 24, खत्म हो जाएगा, 0.85 बचेगा, 0.85, 0.85। ठीक है, डेसिमल हटाया, डेसिमल आया, 0 पुट कर दिया। ठीक है, काटा पीटी बचा लेते हैं इसकी। तो किससे काट लें, 17 से काट लें, 17 पंजे 85 और ये कटेगा बच्चों 80 बार। कितने बार कटेगा बच्चों, 80 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको और काटने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि उसने अगले अंतिम मैच में 5 विकेट लिए थे और यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 ही विकेट आ रहे हैं। यानी कि भैया उसने अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए थे, 80। ये पूछा था, ये सवाल का उत्तर है। बात समझ में आ गई। तो कितना बेहतरीन तरीका है, कितने आराम से आपने सवाल को कर दिया। तो बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पर इस एलिगेशन। तो एलिगेशन आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि काफी सारे सवालों में लगता है। ठीक है ना, एलिगेशन का तरीका काफी सारे सवालों में लगता है। तो बहुत सारे सवाल में लग जाता है, बहुत सारे सवाल में अप्लाई होता है। तो आप सारे बच्चे इसको अप्लाई करिए। प्रॉफिट लॉस में लग जाता है, मैंने बताया नहीं कि बस आपको ढूंढना आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर लग जाता है ये। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं। अब एक सवाल मैंने आपके लिए डाल दिया यहाँ पर बैटिंग एवरेज का, जिससे कि आप ये वाला भी समझ पाए कि बैटिंग एवरेज सवाल कैसे करते हैं, जिससे कि आप सारे बच्चों को सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है जी, देखो जी सवाल में आपसे क्या कह रहा है, सवाल में आपसे ये कह रहा है बेटा कि अ बैट्समैन रन्स जस्ट बिफोर हिज लास्ट मैच ऑफ द सीजन एड्स अप 70, यानी कि 750 रन उसने आखिरी इनिंग में बनाए। ठीक है, मतलब उसका जो पूरा का पूरा सीजन है उसमें वो कितना स्कोर कर रहा है बच्चों, 750 रन का यहाँ पर स्कोर कर रहा है आपके सामने, ये बोला गया यहाँ पर। अब अगली बात क्या कह रहा है, इन हिज लास्ट 2 इनिंग्स ही स्कोर 6 रन, यानी कि उसने 2 पारियों में, आखिरी की 2 पारियों में 6 रन बनाए। एंड एवरेज ड्रॉप्स बाय 2, जिसकी वजह से जो एवरेज है बेटा वो 2 कम हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो यहां पर 2 कम हो जा रहा है। तो इसमें ये क्या बोला गया आप लोगों से कि उसने अपने अंतिम मैच में 2 रन बनाते हैं। ठीक है, 6 रन बनाए हैं 2 इनिंग में। तो बेटा अगर 6 रन 2 इनिंग में वो बना रहा है तो मुझे बताओ कि उसका एवरेज क्या बन गया। अगर 6 रन वो 2 इनिंग में बना रहा है तो सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि उसका एवरेज क्या बन गया। तो आप सारे लोग बोलेंगे सर 6 रन 2 इनिंग में है तो एवरेज 3 आ गया। एवरेज कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर एवरेज 3 आ जा रहा है। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि आपको उसका फाइनल एवरेज बताना है कि पूरे सीजन में क्या बनेगा। ठीक है, मैं मान ले रहा हूं कि उसका जो पूरा एवरेज है वो एक्स मान लिया मैंने। कितना मान लिया बच्चों, एक्स मान लिया। और यहाँ पर कितना आ रहा है, जो आखिरी की 2 इनिंग है उसमें एवरेज कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्स हो गया और यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसका जो एवरेज है वो 2 कम हो गया था। अगर हम सबको मिला लें, अगर सबको मिला लेंगे तो 2 कम हो जाएगा, यानी कि x-2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x-2, लगा दो एलिगेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि x बड़ा है x-2 से, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए। बड़ी वैल्यू में छोटी घटाइए तो 2 बचेगा यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर ये घटाऊंगा तो कितना बचेगा, x-5 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, x-5 ये। ठीक है, अब अगली बात सवाल में क्या कह रहा है बेटा, आप लोगों से ये बोल रहा है, आप लोगों से क्या बोला है इसने यहाँ पर कि भैया आपको ये बताना है कि निकालना क्या, फाइंड द एवरेज ऑफ हिज लास्ट इनिंग। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये पूछूं कि बल्लेबाज के रन कैसे निकालते हैं, फिर मैं आपसे पूछूं कि बैटिंग एवरेज क्या होता है, पहले तो ये बताओ। बैटिंग एवरेज बराबर रन्स पर इनिंग, रन्स पर इनिंग। ठीक है, तो अगर मैं रन्स पूछूं, रन्स कैसे निकलेंगे, तो आप बोलेंगे सर रन्स निकलेंगे एवरेज इनटू इनिंग्स से, एवरेज इनटू इनिंग्स से। ठीक है, रन्स कितने दे रखे हैं बच्चों, रन्स दे रखे हैं हमको 750। कितने रन्स दे रखे हैं बच्चों, 750। ठीक है, एवरेज कितना दे रखा है हम लोग को, एवरेज दे रखा है बच्चों यहाँ पर कितना, एक्स दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, एक्स दे रखा है। जब एवरेज एक्स है तब कितनी इनिंग खेल गया होगा वो, क्योंकि यहाँ पर इनिंग के रिस्पेक्ट में बात निकलेगी, तो इनिंग खेल गया वो x-5, इनिंग खेल गया वो x-5। अब ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 750 आए और जिनका अंतर 5 हो। ठीक है भैया, आप क्या बोलेंगे, 25 या 75, कितना बन जाएगा 25, यानी कि ये हो गया 25 और ये हो गया बच्चों कितना, ये मतलब ये 30 हो गया। ये आपका बन के आ गया, x आ गया 30, सॉरी x 30 हो जाएगा और वो 25 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 25 या 75। अब देखो सॉल्व नहीं करना, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना कि ये कर लो कि वो कर लो ना, इतना आप हिट एंड ट्राई करा करो।
ये तो ऑप्शन आपके सामने जो है इनको पुट कर लेना, 30 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो x की वैल्यू 30 आ गई, लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि फाइनल एवरेज बताना कितना होगा। तो फाइनल एवरेज कितना होगा बच्चों, फाइनल एवरेज x माइनस 2 है, ठीक है। x की वैल्यू 30 आ रही है तो एवरेज कितना बनेगा, 30 माइनस 2 बनेगा, यानी कितना बनकर आएगा बच्चों, ये बनेगा 28। ये सवाल का उत्तर है, ठीक है जी। ये आपके सवाल का उत्तर है। तो हिट एंड ट्रायल करना थोड़ा बहुत आपको, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है ये भी। तो इस सवाल का हमने यहाँ पर एलिगेशन से खत्म किया, सवाल को भी हमने। तो एलिगेशन बहुत प्यारा तरीका है, बहुत बेहतरीन तरीका है। तो आप सारे बच्चे इन सारे सवालों को इस तरीके से कर सकते हैं, काफी इजीली आपका ये बनकर आ जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चों को सारे सवाल समझ में आए होंगे, सारी बातों को अच्छे समझ रहे होंगे। एवरेज के मैंने सारे टाइप कवर कराने का प्रयास किया है, जितने भी टाइप बनते हैं एवरेज के अंदर, औसत के अंदर, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कराने का कोशिश किया है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं एक जरूरी बात कि अगर आप सारे बच्चे तैयारी करते हैं इन सभी एग्जाम्स की, ठीक है, अगर आप बच्चे सारे तैयारी करते हैं इन सभी एग्जाम, जैसे कि आपका यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट है, मतलब पीसीएस का एग्जाम है आपका, ठीक है ना, पीसीएस का एग्जाम अगर आपका, या फिर लोअर पीसीएस का एग्जाम है जो कि यूपी ट्रिपल एससी कराता है, आरओ एआरओ, यूपीएसआई दरोगा भर्ती भैया, ठीक है। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी पैट, भैया पैट का मतलब क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की सभी नौकरियां पैट के जरिए से होंगी, मतलब पैट निकालना अनिवार्य है। तो अनअकैडमी पर यहाँ पर आप आइए, इसको आप प्रिपेयर करिए। लेखपाल हो गया, बीओ हो गया, ऑप्शनल हो गया। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी पर सेपरेट बैच बने हुए हैं, मतलब आपको पीसीएस का अलग बैच है, लोअर का अलग बैच है, आरओ का अलग बैच है, दरोगा का अलग बैच है, पैट का अलग है, लेखपाल का अलग बन जाएगा जब आएगी वैकेंसी, बीओ ऑप्शनल। तो मतलब बेसिकली हर एग्जाम के लिए बैच मिलेगा। तो कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, बैच में आओ, एनरोल करो, तैयारी को अच्छे से करो, पूरा सिलेबस एक बार खत्म करो, रिवीजन करो, हमारे साथ आप प्रैक्टिस करो। देखो आप जैसे कि बच्चे परेशान है तो सर हम पढ़े कहां से, सर क्वेश्चन कहां से लगाएं, सर प्रैक्टिस कहां से करें, सर कंसेप्ट कहां से सीखें। अनअकैडमी इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज। बात समझ में आ गई। कंसेप्ट सिखाने की जिम्मेदारी हमारी, प्रैक्टिस की जिम्मेदारी भी हमारी। बस पढ़ना, क्लास में आना है आपको और प्रैक्टिस करनी है, हमारे साथ जुड़ना है बस, ठीक है। तो फीस भी बहुत कम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देखो हर प्लान की फीस आपको यहाँ पर लिखकर दी हुई है, लेकिन आपको क्या करना है, इस कोड का इस्तेमाल करना है, गर्वित एस लाइव। गर्वित एस लाइव इस्तेमाल कर लो या फिर GS22 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कोई सा भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो आपको हर प्लान पर 10% का छूट मिल जाएगा, हर प्लान पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हर प्लान पर ही क्या, अनअकैडमी पर हर जगह SSC, बैंक, रेलवे, कहीं पर भी कुछ भी परचेसिंग करना, जब भी अनअकैडमी में तुम प्लान खरीदो कोई सा भी, कहीं पर भी, ठीक है, तो इस कोड को लगा लें तो हमारा पैसा बच जाएगा। GS22, कैपिटल G कैपिटल S 22। बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलेगा आपको 24 महीने वाले प्लान में, क्योंकि इसकी फीस बहुत कम पड़ जाती है। कितनी है भाई, 8400 रुपीज। इसकी एमआरपी बहुत कम है, लेकिन आप जैसे कोड का इस्तेमाल करेंगे GS22 या फिर गर्वित एस लाइव, तो आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक है। तो 10% की डिस्काउंट आपको यहां से मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको बेसिकली कि यहां पर आपको देखो पैसा कितने का मिलेगा, 7560 रुपए का मिलेगा, ठीक है। पैसा कितना हुआ है आपका, 7560 रुपए, ठीक है। तो 7560 रुपए आपको पे नहीं करने हैं। आपने जो फ्री क्लास अगर देखी है अनअकैडमी पर, तो आप वहां पर भी कुछ कॉइन्स कमाते हैं। अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस होती हैं वहां पर भी कुछ कॉइन्स रहते हैं, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं कॉइन्स को रिडीम कराकर। तो आपका 6804 रुपए में मात्र ये कोर्स आपको पड़ जाएगा, जहां पर आपको 2 साल तो मिलेंगे 3 महीने भी और आपको फ्री मिल रहे हैं, 3 महीने भी बेटा और आपको को फ्री मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली 27 महीने के लिए इतनी कम फीस पे करोगे, यानी कि करीब 250 रुपए पर महीना। तुम्हारी किसी भी 12th की कोचिंग से भी कम की फीस है ये, 250 रुपीज पर मंथ, ठीक है ना। 12th की कोचिंग से भी कम की फीस है। और अगर आप चाहते हैं तैयारी करते हैं यूपी और बिहार की मिलाकर, तो आपके लिए कॉम्बो ऑफर भी है, ये काफी सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन इतना पेमेंट भी नहीं करना है। कोड अप्लाई करिए GS22, काफी सस्ता आपको ये पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो भी अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जुड़ सकते हैं। ये आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, इसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन वगैरह से मिल जाएगा आप लोग को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक, मैक्सिमम बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप सारे बच्चे इन चीजों को मैक्सिमम लोग तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहेंगी आगे भविष्य में, ठीक है भाई। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में कुछ बढ़िया टॉपिक के साथ, और काफी मजा आने वाला है। बताइएगा कैसा आपको ये प्रयास लगा, कैसा चैप्टर आपको लगा, कमेंट में सारी बातें बताइएगा, ठीक है। जो भी आपको मतलब अच्छा लगा है तो बताइएगा, कुछ पूछना है, कुछ सीखना है, कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो वो बताना, ठीक है भाई। तो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।